नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकारों में प्रवेश करेंगे। ठीक है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल हैं। सबसे पहले अगर हम व्यक्ति राज्य संबंधों की बात करें, इंडिविजुअल स्टेट रिलेशंस, ठीक, राज्य का चूँकि मूर्त रूप सरकार रूप में दिखता है, तो किसी भी सरकार, किसी भी राज्य में वहाँ के नागरिक और सरकार के बीच में क्या संबंध होते हैं, किस रूप में दिखाई देते हैं। वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अधिकार वो है जो सरकार वहाँ के नागरिकों को प्रदान करती है। ठीक है, और वहीं नागरिकों का सरकारों के प्रति कुछ कर्तव्य भी होता है, अपने राज्य के प्रति, सरकार के प्रति। तो वास्तव में व्यक्ति राज्य को निष्ठा के रूप में कर्तव्य प्रदान करता है। ठीक है, कर्तव्यों का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, क्योंकि राजतंत्र जो होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जितने भी शासन प्रणालियाँ होती हैं, कर्तव्य और अधिकार दोनों हर जगह हैं। उसका रेशियो कितना होगा ये बदलता जाता है। जैसे कि एक राजतंत्र में कर्तव्य बहुत ज़्यादा होते हैं अधिकारों की अपेक्षा, मोनार्की में। वहीं पूंजीवादी देशों की बात करें, जो जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन सब राष्ट्रों में क्या है कि अधिकार जो हैं कर्तव्यों की अपेक्षा अधिक हैं। और वैसे भारत जैसे देशों में अधिकारों और कर्तव्यों का एक पैरेलल रूप से चलते जाते हैं, जो कि किसी भी आदर्श राष्ट्र में आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इतिहास में, तो कर्तव्यों का देखिए इतिहास बहुत पुराना है। ठीक, हमेशा से कर्तव्य जो है एक मोनार्किल स्टेट में, स्ट्रक्चर में, राजतंत्रीय स्वरूप में रहे हैं। लेकिन अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है 1215 में मैग्ना कार्टा से, इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद 1688 में इंग्लैंड की क्रांति होती है, इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और 1689 में एक बिल ऑफ राइट्स पारित होता है। साथ ही 1787 अमेरिका का संविधान लागू होता है, और लेकिन उसमें 1791 में 10 संशोधन किए जाते हैं, और बिल ऑफ राइट्स वहाँ भी आता है। ठीक, 1791 में तो पहली बार मूल अधिकार जो हैं यहाँ से किसी भी जगह, किसी भी देश में जनता को प्रदान किए जा रहे हैं, ये 1791 अमेरिका में। लेकिन यही नहीं है, 1789 में पहली बार ऐसी घोषणा फ्रांस भी करता है। ठीक है, तो प्रथम घोषणा जो है फ्रांस भी कर चुका होता है। दिसंबर 1948 यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा एक चार्टर पारित किया जाता है। उसमें 30 जो है ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में बात करें तो 26 जनवरी 1950 भारत गणतंत्र होता है, और मूल अधिकार जो है संविधान के लागू होने के साथ ही मिल जाते हैं। राइट्स की अगर हम बात करें तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि आपको कोई लिस्ट नहीं दी गई, क्या क्या नहीं करना है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि बहुत कम है। जैसे इंग्लैंड में फ़िलहाल नेगेटिव राइट्स का कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में, इंडिया में पॉजिटिव राइट्स का कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर। तो स्टेट इंटरवेंशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि स्टेट इंटरवेंशन कितना ज़्यादा है। पॉजिटिव में स्टेट इंटरवेंशन होता है, राज्य कोशिश करता है कि सभी व्यक्ति अपने अधिकार का सही उपयोग कर सकें। नेगेटिव में बताया जाता है कि राज्य आपको ऐसा करने से, फलाना फलाना काम करने से नहीं रोकेगा, बस ऐसा ही है। ठीक, तो बहरहाल ये रहे। इसके अलावा ये देखिए, ये जो है नेचुरल, लीगल, मोरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? देखिए प्राकृतिक अधिकार वो हैं, ठीक है, कि ये प्रकृति प्रदत्त माने जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार कि ये प्रकृति में एक मानव होने के नाते आप डिज़र्व करते हैं। तो जिन देशों में जुडिशरी बहुत पावरफुल हो जाती है, जहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी जाती है, जैसे अमेरिका में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता मिलती है, तो जुडिशरी को अधिकार होता है कि वो बताए कि फलाना अधिकार या एक प्राकृतिक अधिकार है, अतः इन्हें कानूनों से, संविधान संशोधनों इत्यादि से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकार के कारण सुप्रीम कोर्ट काफ़ी पावरफुल हो जाती है, उसको राइट हो जाता है कि उसे प्राकृतिक अधिकार घोषित करके। जैसे मैंने मूल भावना की जो बात की जाती है केशवानंद भारती में, तो वो यही कहता है ना एक तरीके से कि अगर कहीं भी जो इंटेंडेड है हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं द्वारा, अगर उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश की जाएगी तो जुडिशरी उसकी रक्षा करेगी। तो बहरहाल ये रहा आपके नेचुरल राइट्स। इसके अलावा लीगल राइट्स हैं।
जो किसी देश के कानून से मिलते हैं। हाँ, किसी देश ने कोई कानून पारित किया, वो आपको अधिकार दे दिए, हो गए। मोरल राइट्स नैतिक रूप से मिलने चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति को के पास होने चाहिए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, मोरल राइट्स हैं। आपस में चीज़ें ओवरलैप कर सकती हैं, ऐसा कोई ऐसा डिवीज़न नहीं है कि ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बात करें प्रिविलेज और कॉमन राइट्स की। प्रिविलेजेस बेसिकली जैसे किसी खास व्यक्ति को मिले दो तरीके से। कॉमन राइट्स क्या है? जो सभी नागरिकों को समान रूप से मिले, ठीक। प्रिविलेजेस अगर किसी ताकतवर व्यक्ति को मिलते हैं तो गलत है। मान लीजिए किसी देश में जो ताकतवर वर्ग हैं उन्हीं के पास शक्तियाँ हैं, तो अनैतिक है ये। पर अगर किसी वंचित वर्ग को मिलता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लंगड़ा है, उसको कह दिया जाए भाई कि तुम्हारे लिए अलग छोटी लाइन है, आप इसी में आओ, बाकी जो नहीं है विकलांग उनके लिए जो है अब सामान्य लाइन है, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर योग्य व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति से मतलब है जो वंचित है, उसके लिए अगर ये होता तो एक समाजवाद या एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही एक सेकेंड, इसके साथ ही क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये देख लीजिए पहले। ह्यूमन राइट्स जो मानव होने के नाते गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में मिलते हैं आपको। फिर एनिमल राइट्स भी हैं, पशुओं को जो अधिकार दिए हैं पेटा वगैरह तमाम फर्म के द्वारा, हाँ, कि जीवन के साथ, पशुओं के जीवन के साथ बेदर्दी नहीं होनी चाहिए, तमाम जो अधिकार हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो संविधान में हमें दिए गए हैं। स्टैट्यूटरी मतलब कि जो आपको कानून बना के दिए गए हैं, ठीक है, तो ये अंतर है। इसके अलावा फंडामेंटल और लीगल राइट्स, देखिए अपने यहाँ क्या डिवीज़न है एक्चुअली, अपने यहाँ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ही एक, देखिए कुछ है जो फंडामेंटल राइट्स में शामिल हैं, जैसे कि हाँ समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अगर आप बांटो तो एक फंडामेंटल राइट्स हो गए और एक नॉर्मल जो है अदर्स है, जो फंडामेंटल राइट्स वाले कॉलम में 12 से 35 में नहीं शामिल है। जैसे अभी फ़िलहाल संपत्ति का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 300, ये जो है क्या कि ये जो है अब तो ये मूल अधिकारों में नहीं है, पर है तो संविधान में लिखा ही है, हाँ, तो इन जनरल इसको जो है लीगल राइट्स से मान लिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आपका जो है जो 12 से 35 में दिए गए हैं वो हैं, और लीगल राइट्स जो हैं संविधान में अन्यत्र या किसी कानून के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, वो लीगल राइट्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा अभी तक क्या है किसमें, एक सामान्य समझ आपकी बन गई होगी। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए 15 हैंड राइटिंग में लिखा गया है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। आगे की क्लासेस थोड़ा इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अपने हिसाब से लिखते भी जाइएगा। देखिए मूल अधिकार क्या है? किसी भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन व सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। मूल अधिकार वो हैं कि अगर आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है और सर्वांगीण और आपका चहुमुखी विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है, और ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि राजकीय अगर गुणों में बात करें तो राजकीय हस्तक्षेप के प्रति संरक्षण हेतु तो न्यायिक उपाय हैं, ठीक है, कि राज्य जो है जनता का शोषण ना कर सके, हस्तक्षेप न करे उसके सामान्य जीवन में, तो उससे उपाय के रूप में आपको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 32 में न्यायिक उपाय भी दिए गए इसके लिए, ठीक। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार जैसे बोलते हैं। जैसे विशेषताओं की बात करें, देखिए पहले तो संविधान में उल्लिखित है और संविधान द्वारा रक्षित व प्रवृत्त हैं, यानी कि संविधान में मेंशन है और संविधान के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है कि अगर कोई हनन करेगा तो क्या उसमें की व्यवस्था क्या होगी, हाँ, संविधान में मेंशन है। फिर ये कार्यपालिका की शक्ति पर भी नियंत्रण लगाते हैं, विधायिका की शक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं। कानून बना के ये कार्यपालिका आदेश द्वारा भी इसका हनन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं, और कुछ सभी ह्यूमंस को प्राप्त है जो भी भारत में निवास कर रहा है, हाँ, कोई भी व्यक्ति हो उनको प्राप्त है, और कुछ यहाँ के रहने वाले, जैसे कि
अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, आप कुछ बोलना है, कहना है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको पूर्ण अधिकार सभी रूप में है, लेकिन आप बाहर के हैं तो कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। यहाँ ये बात है कि असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जो है आपने जो है अगर आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है तो कुछ भी बक रहे हो, नहीं, अवाद योग्य है। उसमें कुछ युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। फिर क्या है, ज़्यादातर जो मूल अधिकार हैं वो सरकार के विरुद्ध हैं, ठीक है, सरकार के अगेंस्ट, सरकार का कोई गलत एक्शन ना हो जाए, शोषणकारी एक्शन ना हो, पर कुछ जो है निजी व्यक्ति के ऊपर भी नियंत्रण लगाते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी के ऊपर है आर्टिकल 17, ठीक है, स्पृश्यता का अंत, ये न्यायोचित है यानी प्रवर्तनीय है। आप कोर्ट में जाइए और आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जाके इनका आप प्रवर्तन करवा सकते हैं। कुछ नकारात्मक है, हाँ, ये जो है राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। अभी मैंने नकारात्मक और सकारात्मक की बात बताई। कुछ ऐसे होंगे कि जैसे कि राज्य ऐसा नहीं कर सकेगा, राज्य ये नहीं कर सकेगा, ठीक है, नकारात्मक ये एक तरीके से बताया जा रहा है। नकारात्मक मतलब निगेटिव सेंस में नहीं है, हाँ, स्वरूप में नकारात्मक है। तो राज्य जो है दो व्यक्तियों में अंतर नहीं कर सकेगा, समानता का अधिकार है, ठीक। ऐसे ही कुछ सकारात्मक हैं, कुछ विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत है। देखिए मैं नकारात्मक सकारात्मक को फिर समझाता हूँ। नकारात्मक ये ऐसा है कि राज्य क्या नहीं करेगा, ठीक है। सकारात्मक में ऐसा है कि राज्य क्या करेगा, ठीक है, मतलब राज्य जो है दो लोगों में अंतर नहीं करेगा, ये होगा नकारात्मक बात। फिर सकारात्मक में क्या है, राज्य जो है किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए को भी समान अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई वंचित वर्ग है, उसे भी समान अवसर हासिल हो किसी समृद्ध व्यक्ति के जैसे, तो ये सरकार जो है, राज्य जो है ऐसी व्यवस्था करेगा व्यक्ति के लिए विशेष, ठीक है, तो ये सकारात्मक हो जाता है। और एक बात ये है क्या कि ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार शाश्वत हैं, अस्थायी नहीं है, बल्कि इनमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई, कहा गया कि मूल भावना के साथ, मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप संशोधन करते रहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप जो है फिर से राइट ही कर दो कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगली बात ये है कि क्या हमेशा लागू रहेंगे, नहीं, आपातकाल में इनको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20-21 तब भी नहीं किए जाएंगे, हाँ, और आर्टिकल 19 को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, सशस्त्र बल, हाँ, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर, इन लोग के फंडामेंटल राइट्स पे कुछ प्रतिबंध दिए गए, आर्टिकल 33 में ऐसा मेंशन्ड है, ठीक है। मार्शल लॉ में भी ऐसी बात की गई है, मार्शल लॉ सैनिक लॉ जब लागू होंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे आर्टिकल 34 में ऐसी व्यवस्था की गई है। और फिर ज़्यादातर स्वयं ही प्रवर्तित के लिए, लेकिन कुछ को जो है संसदीय कानून द्वारा, हाँ, कुछ के लिए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, तो यही है। अब आगे फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों चाहिए इसकी बात करते हैं। देखिए पहले क्या था, स्वतंत्रतापूर्ण जो है हमारे ऊपर शोषण हो ही रहा था, हाँ, अब फिर विदेशी लोग आके शोषण किए, अब वापस हिंदुस्तानी भी करेंगे, देसी लोग ना करें, तो इसके लिए कुछ निश्चित आपके पास सेट ऑफ राइट्स होने चाहिए कि भैया इतना तो मुझे मिलेगा ही, हाँ, एक स्वतंत्र देश होने के नाते, एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते ये तो अब हमें चाहिए ही चाहिए। तो मूल अधिकार ऐसे ही हैं कि भाई आपको जो है ये तो मिनिमम गारंटी है, बाकी जो और सरकार आने पे दे पाए, इतना तो आपको संविधान से ही दे दिया गया है, ठीक। फिर दूसरी बात क्यों ज़रूरत है, अधिकांश जनता निरक्षर थी, तो अब उनका कोई शोषण कर दे, क्या कर दे, तो ऐसे अपेक्षा में मूल अधिकार इंश्योर करता है कि नहीं भैया आपको मूल अधिकार मिलेंगे। और अपने यहाँ सबसे इसीलिए एक और व्यवस्था की गई है, समानता जो है कई देशों में आप अपने मूल अधिकारों का त्याग भी कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। आपको जो है कई बार आप निरक्षर और आपका अंगूठा लगवा दिया गया भैया कि हमने इस अधिकार का त्याग करा, नहीं, आप नहीं त्याग कर सकते, ठीक। संसदीय प्रणाली है, सरकार अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है संसदीय प्रणाली में। ये देखा था ना कि कार्यपालिका जो है विधायिका से ही निकल रही है, विधायिका में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का पद निभाता था, तो ऐसे में जो है बहुत शक्तिशाली सरकार हो जाती है।
इसलिए भी फंडामेंटल राइट्स जरूरी हैं कि उस पर कुछ लिमिटेशंस लगाए जा सकें। फिर अल्पसंख्यकों के लिए हाँ उनके हितों के संरक्षण के लिए ज़रूरत होती है। संघात्मक व्यवस्था है। तो क्या होता है कि मान लीजिए चलिए आपने केंद्र पे लगा दिया, कहीं प्रांत अगर अधिकार छीन ले तो भी ज़रूरी है ना, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी हैं। फिर जनता को बोध मिले, जनता को बोध ये समझ रहे कि विधि के समक्ष समता है। हाँ अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो वो पता भी होना चाहिए ना कि हमें क्या मिल रहा है। फिर हाशिए पे स्थित जो दमित पीड़ित व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी है। ये राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। हाँ राज्य का इनएक्शन या फिर गलत एक्शन के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं कि भैया एक नागरिक होने के नाते ये मेरे अधिकार हैं। ठीक है, और क्या सर्वांगीण विकास है तो आवश्यक है। जो विशेषता हम बताए वो भी आप लिख सकते हैं कभी। समस्या क्या है कि भैया निर्बंधन इसमें लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ आत्यंतिक नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार ऐसा नहीं कि भैया हर स्थिति में मिलेंगे, कुछ लिमिटेशंस हैं आपके। ठीक है, कुछ निवारक निरोध, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक चीज़ है कि क्या होता है जल्दी आपने कोई अपराध किया तो उसके बाद आपको जेल में ले जाते हैं। ठीक है, मतलब पूरी प्रक्रिया होती है। पर ये जो है निवारक निरोध क्या होता है कि अगर ये संभावना बनती है कि आपके द्वारा कोई अपराध किया जा सकता है तो पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये भी मूल अधिकारों पे एक तरीके से विरुद्ध माना जाता है। इसके अलावा मूल अधिकारों में तमाम तरीके के राइट्स दिए गए पर आर्थिक अधिकार नहीं शामिल है। खैर ऐसे तमाम वो हैं, आगे हम लोग जिक्र करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।